हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। दोस्तों, आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 135। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आपको जो ये टेस्ट सीरीज दी जाती है डेली, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का आपको अच्छा कंटेंट जो कि एग्जाम के लिए आप काफी बेनिफिशियल है, आने वाले ग्रुप से जितने भी एग्जाम है, लगातार आपको मिलते रहता है। इसलिए अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट को, ये आप ही लोगों का चैनल है दोस्तों, ये मेरा चैनल नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि ये मेरा चैनल है। ये चैनल आप लोगों ने बनाया, तो ये चैनल आप लोगों का है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास करके जाता हूँ, बट आप लोगों ने इस चैनल को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को और ग्रोथ दीजिए थोड़ा दोस्तों। आपके लाइक से, आपके शेयर से, सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और काफी प्रेरित करते हैं आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक। तो हर वीडियो में अपने कमेंट दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आज यूके ट्रिपल एससी का संवाद कॉलम में एक नोटिफिकेशन आया था। और इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि आपका 27 जून से जो फिजिकल होने वाला था वन दरोगा का, वो फिजिकल पोस्टपोन कर दी जाती है डेट। यानी कि आप 27 जून से आपका फिजिकल नहीं होगा। जल्दी ही इसकी जो हमारी सूचना होगी, आयोग इसको जारी करेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो संभावित रीजन ये है दोस्तों, वन दरोगा भर्ती अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। इसी के अंतर्गत ये भर्ती करवाई गई थी। इसमें हालांकि कोर्ट ने परीक्षा पर स्टे नहीं लगाया था, बट फिर भी मामला विचाराधीन है और रिट है इस भर्ती पे। और दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों, कोविड माफ कीजिए, जो कांवड़ मेला है, तो कांवड़ मेले की वजह से दोस्तों, जो पुलिस स्टाफ है और जो फील्ड ड्यूटी वाले जितने भी हमारे विभाग होते हैं, उनकी ड्यूटी वहां पे लगा दी जाती है। तो इस बीच दोस्तों, फिजिकल करवा पाना आयोग के लिए मुश्किल चैलेंज हो रहा होगा। यानी कि जो भी उनको सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत थी इस फिजिकल के लिए, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि कांवड़ मेला जो है अभी उत्तराखंड राज्य की प्रायोरिटी है इस टाइम पे, ठीक है, जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपका फिजिकल जो है यहाँ पे पोस्टपोन हुआ है। बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है पड़ा। मुझे नहीं लगता कि जो न्यायालय में विचाराधीन मामला है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट है इस पे। इसका इम्पैक्ट सिंपली कांवड़ मेले से है। कांवड़ मेले की वजह से यहाँ पे जो फिजिकल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑथोराइज किया होगा आयोग ने, ठीक है, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये नेक्स्ट डेट पे जाएगा, बस यही है। तो जो भी सिलेक्टेड लोग हैं वो बिल्कुल भी घबराए ना, आपका जल्दी ही यहाँ पे फिजिकल एग्जाम होगा। और जिन लोगों ने पहले फिजिकल दिया था, फिर से निकले हुए हैं जो बंदे, उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में आयोग ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया, ठीक है। तो चलिए, बाकी मैं सेशन को शुरू करता हूँ दोस्तों। शुरू करने से पहले अभी भी देखिए दोस्तों, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उनको आप इनरोल कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो चल रही है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में हमने अभी तक 18 पेपर कर लिए हैं। इसमें 17 या 18 पेपर हो चुके हैं अपलोड। 25 पेपर इसमें आपको पूरे मिलने हैं 30 जून तक। एंड दोस्तों, इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, हिंदी के, उत्तराखंड जीके के एंड सामान्य अध्ययन के। और अभी भी अगर आप इसको इनरोल करते हैं, तो जितने भी टेस्ट अभी तक हो चुके हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट हो चुके हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और आप उनको अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन टेस्टों का दोस्तों, मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। वो आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। तो आज है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 135। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त कोसी किसकी रचना है? तो बताइए, इनमें से किस व्यक्ति की रचना है भैया सूर्यास्त कोसी? सूर्यास्त कोसी जो है, ये किसकी रचना है दिए गए विकल्पों में, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सूर्यास्त कोसी किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, कोसी का घटवार तो आपने पढ़ा होगा। कोसी का घटवार तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो कोसी का घटवार जो रचना है वो शेखर जोशी जी की है। लेकिन जो सूर्यास्त कोसी यहाँ पे रचना दी गई है दोस्तों, इसके जो राइटर है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है शैलेश मटियानी जी की रचना है, ठीक है। सूर्यास्त कोसी शैलेश मटियानी जी की रचना है दोस्तों। और कोसी का घटवार जो रचना है वो शेखर जोशी की है। दोनों में अंतर समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? तो बताइए, इनमें से किस व्यक्ति ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? देखिए, हिंदी का जो इतिहास है ना, हिंदी भाषा का जो इतिहास है दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा संबोधित करने वाले व्यक्ति थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज गियर्सन ने बोला था भैया हिंदी को आम बोलचाल की भाषा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जॉर्ज गियर्सन इसका सही उत्तर है। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा जॉर्ज गियर्सन ने ही बोला था दोस्तों। और हिंदी बोलियों का वर्गीकरण भी देखिए, हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना, कुमाऊनी गढ़वाली, इनका वर्गीकरण भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो ये जॉर्ज गियर्सन ने ही किया है इसका भी। वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो बताइए। तो जो वर्णमाला है दोस्तों, इसमें स्पष्ट व्यंजन टोटल कितने हैं? तो देखिए, हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस मैंने आपको दी दोस्तों, मैंने सभी टॉपिक आपको करवा दिए उसमें। केवल रह गया है अलंकार का टॉपिक और पत्र लेखन। पत्र लेखन पे पहले से ही वीडियो है, आप देख लेना हिंदी की प्लेलिस्ट में। और अलंकार की वीडियो भी है। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अलंकार की वीडियो आपको दूं। महा रिवीजन जो हमारा महाकुंभ चल रहा है हिंदी का, उसमें। ठीक है, 12 या 13 वीडियो में आपको दे चुका था अभी हाल में ही। तो उसमें सभी टॉपिक मैंने रिवीजन आपको करवा दिए हैं। उसमें वर्णमाला का टॉपिक भी आया था, मैंने सब आपको बताया था कौन सा क्या व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं हिंदी में 25। ठीक है, और दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, और इसके अलावा उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं 2। और इसके अलावा दोस्तों अयोगवाह भी होते हैं 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। और 4 होते हैं हमारे दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, 4 होते हैं हमारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद रखें, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और स्वरों की संख्या है 11। हिंदी वर्णमाला में टोटल अगर जो हमारे व्यंजन पूछता है कितने, तो टोटल व्यंजन है 33। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं 33? देखिए, 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 होते हैं दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन, 25 और 4 29। और 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 29 और 4 33। संयुक्त व्यंजन फिर अलग कैटेगरी में आ जाता है। तो 33 होते हैं व्यंजन, 11 होते हैं हमारे स्वर। और कुल मिलाकर टोटल जो वर्ण होते हैं हिंदी में मानक वर्ण, वो है 52। ठीक है, तो 33 ये हो गए, 11 ये हो गए, कितने हो गए 33 और 11? आपका 44 हो गया। 44 में फिर आप 4 जोड़ दीजिए, कौन? 4 वर्ण जो हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके 48 हुए। 48 में 2 हो जाएंगे अयोग वाह। 50 हुए, 50 में 2 हो जाएंगे उच्छिष्ट व्यंजन, 52 हो गए। ठीक है, टोटल 52 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन बी। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद होते हैं? तो देखिए, मैं ये आपको हाल में ही बता चुका था दोस्तों। समानाधिकरण समानाधिकरण और व्यधिकरण जो भेद होते हैं, ये समुच्चय बोधक जो हमारे शब्द हैं इसका भेद होता है। ठीक है, समुच्चय बोधक का भेद होता है। सिंपली समझ लीजिए, तो समुच्चय बोधक हमारा अव्यय है, उसमें ये समानाधिकरण और व्यधिकरण हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस हैं, उनको देख लेना, उसमें भी बताया मैंने समानाधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए, प्रत्यय वो होते हैं दोस्तों जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कर्तव्य में अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रत्यय की, तो कर्तव्य में हमारा हो जाएगा, ठीक है, तव्य प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कर्तव्य में जो प्रत्यय होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, तव्य प्रत्यय इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर्तव्य में कर धन तव्य। ठीक है, कर धन तव्य इक्वल कर्तव्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें तव्य प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताइए, उसने टेढ़ी चाल चली, तो इस वाक्य में आपको कारक बताना है कि कौन से कारक का प्रयोग किया गया। तो उसने, किसने चली? उसने चली। किसने? उसने। उसने कौन है? वही है जो काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में। वाक्य में देखना पड़ता है दोस्तों आपने कि पूछ क्या रहा है स्पेशली। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अन्य कारक तो इसमें होगा ही नहीं ना। इसमें केवल एक बंदे पे, एक चीज पे फोकस आ रहा है, एक वर्ड पे, वो है उसने। और उसने कौन है? कोई आदमी होगा। और आदमी जब होता है तो कर्ता होता है, और कर्ता का जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, क्योंकि उसने चाल चली है ना, उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा क्योंकि काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिद्ध का विलोम क्या होता है? रिद्ध। तो रिद्ध, रिद्ध का विलोम बताना आपने क्या होता है। देखिए, रिद्ध का मतलब होता है दोस्तों सुख समृद्ध। ठीक है, समृद्ध व्यक्ति बोलते हैं जिसको, या धनवान व्यक्ति।
रिद्ध का मतलब होता है धनवान या समृद्ध, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है विपन्न। विपन्न का मतलब होता है गरीब, ठीक है। विपन्न का अर्थ क्या होता है, गरीब आदमी, ठीक है। और रिद्ध का मतलब होता है समृद्ध, तो समृद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, आपका गरीबी, ठीक है, विपन्न। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए लोकोक्ति वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए इस बार हमने क्या किया है, जो आपको मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, वीडियो वीडियो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला जो कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पे, उसमें जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए हैं हिंदी के, उसमें तो सभी हिंदी के ही लोकोक्ति और मुहावरे हैं। लेकिन टेस्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ फुल लेंथ में कि आपको हर दिन एक लोकोक्ति कुमाऊनी या गढ़वाली दी जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक आपकी लोकोक्ति आ गई है, कुमाऊनी लोकोक्ति है। जैक जस तैक तस मुसाक पोथ मुसी का जस, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो जैक जस तैक तस, ठीक है। मुशिक पोत मुसे जस होगा, इसमें थोड़ा यहाँ पे गलती हुई है, मुशिक पोत मुसे जस, वैसे सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें बताना है दोस्तों, इसका राइट जो आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये कहावत अमूमन तब बोली जाती है कुमाऊं अंचलों में जब जो बेटा होता है वो बाप की तरह ही हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, आपने एक मूवी देखी होगी। तो जैसा बाप वैसी ही संतान, जैक जस तैक तस, यानी कि जिसका जैसा उसका वैसा, चूहे का बच्चा चूहे का जैसा, इसका जो अर्थ होगा हिंदी में, ठीक है। तो चूहे का बच्चा चूहे जैसा, यानी कि जैसा बाप वैसी ही संतान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जब आप पढ़ेंगे ना, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों का भेद आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ जो क्लासेस दिए मैंने, सभी क्लासेस देखो, आपके सभी टॉपिक मैंने क्लियर करवाए उसमें। सबसे पहले मैंने कवि परिचय करवाया, पद्य खंड और गद्य खंड। उसके बाद मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है। और जितने भी टॉपिक होते हैं, कारक, लिंग, वचन, काल, वाच्य, सब टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। केवल अलंकार का बचा हुआ है। तो आप देखिए सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ को, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी वाली जो टेस्ट सीरीज है उसी में डाल रहा हूं मैं। तो उत्तम पुरुषवाचक में हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। हमारा, हम जो होता है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तुम या तुम्हारा जो होता है दोस्तों, ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, ठीक है। और जो प्रथम पुरुष होता है, तो प्रथम पुरुष में मैं आ जाता है अपने लिए जो यूज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए द्वाअपी में कौन सी संधि है। देखिए बताइए इनमें से द्वाअपी में कौन सी संधि है। द्वाअपी में कौन सी संधि है, बताइए। द्वाअपी में कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का, द्वाअपी में होती है अयादी संधि, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर दोस्तों, अयादी संधि का भेद है द्वाअपी, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो स्वर संधि में क्वेश्चन बनते हैं ना, स्वर संधि में क्वेश्चन ज्यादा आपने देखा होगा अयादी, यण और आपका गुण संधि से ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वृद्धि संधि एंड जो दीर्घ संधि होती है वो इजी होती है, ठीक है। तो गुण संधि, अयादी और यण संधि से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाँ एक संधि का टॉपिक भी मैंने नहीं करवाया अभी, हालांकि बहुत डिटेल टॉपिक है वो, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि कुछ संधि के क्वेश्चन आगे रखें सेशन में, एमसीक्यूज में। जहां वक्ता के किसी कथन का श्रोता उसके आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो ये भी देखिए भैया अर्थालंकार का ही भेद है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए वक्ता ने कोई कथन बोला, लेकिन सुनने वाले ने उसका गलत आशय ले लिया, ठीक है। वक्ता ने तो सही बोला लेकिन सुनने वाले ने गलत आशय लिया, यहाँ पे हमेशा होता है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये प्रकार है भाई, भेद है वक्रोक्ति अलंकार का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्यय भाई शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उसमें विकार पैदा करते हैं अर्थ में, या शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, ठीक है। शब्द में चमत्कार भी करते हैं। तो पुनर्विवाह की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बना है आपका पुनर् आधा र और विवाह शब्द से, ठीक है। पुनर्विवाह, ठीक है, दोबारा से विवाह करने को बोलते हैं पुनर्विवाह। तो पुनर् हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। देखिए इनमें से केवल एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है भाई, ये बताओ दिए गए विकल्पों में। केवल एक ही शुद्ध है, ठीक है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में पूछे जाते हैं भाई कुछ शब्द एवरग्रीन, जिसमें उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल आपका हमेशा पूछा जाता है, अच्छे से याद होना चाहिए आपको, दोनों आधे जो होते हैं,
फिर पूछा जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद भी कई बार पूछा जाता है, इसमें वो के ऊपर रॉ की मात्रा होती है, बच्चे आशी में ही लगा देते हैं। फिर पूछा जाता है कवयित्री, ठीक है, हिंदी में जो कवयित्री होती है कवयित्री होता है ऐसे, ये देखिए ये शुद्ध रूप है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों आपका सन्यासी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सन्यासी दोस्तों आपका ऐसा होता है सन्यासी, और सौ के ऊपर भी अनुस्वार होता है शुद्ध रूप, ठीक है। तो बहुत ऐसे कॉमन वर्ड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें डिफिकल्टी है और जो अपवाद भी हैं, तो उन्हीं में ज्यादातर आयोग यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनाता है। खासकर उज्ज्वल, आशीर्वाद, कवयित्री, सन्यासी, अपाद मस्तक, अतिशयोक्ति, आपराधिक, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी मतलब आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले मैं इसको हटा दूं क्योंकि इनको सही भी करना पड़ेगा। तो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहला जो है आपात मस्तक वो सही है, ये बिल्कुल सही है भाई, इसमें आपात मस्तक सही वर्तनी है, ठीक है। अतिशयोक्ति इसमें गलत है। अतिशयोक्ति में दोस्तों अति होता है, फिर आपका सौ पूरा होता है, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, सौ पूरा होता है इसमें। अगर बात करें आपराधिक, तो आपराधिक नहीं होता, ये होता है आपराधिक, आ की मात्रा होती है, ठीक है, आपराधिक सही हो जाएगा, ठीक है। और यही उज्जवल तो मैं बता ही चुका हूं, उज्जवल में तो एक पूरा जौ दिया है, एक आधा दिया है, तो आधा नहीं होता, दोनों आधे ज होते हैं, दोनों ज उज्जवल में आधे होते हैं, ठीक है, ये उज्जवल का शुद्ध रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य में जिन धर्मों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए काव्य रचनाओं में ना जिन धर्मों के द्वारा चमत्कार हो जाता है, यानी कि काव्य की जो रचनाएं अगर नीरस भी लग रही हैं, अगर उसमें इस चीज को ऐड कर दिया जाए तो बिल्कुल काव्य पंक्तियां जो है बड़ी रोमांचक लगने लगती हैं, बड़ी आनंदित लगती हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों काव्य भाषा में अलंकार, ठीक है। तो अलंकार जो होते हैं काव्य का एक हिसाब से आभूषण होता है। अलंकार, अलंकार की वजह से काव्य और ज्यादा बोल सकते हैं कि रोचक बन जाता है, सुनने में भी आनंद आता है और अर्थपूर्ण भी बन जाता है वो, ठीक है। तो अलंकार इसका राइट आंसर है। अलंकार के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रविशेषण की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रविशेषण मैं कई बार बता चुका हूं भैया, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो विशेषण की भी जो बताएंगे विशेषता वो प्रविशेषण में आ जाएंगे। आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन डी कैसे है, देखिए तेज जो है दोस्तों इसमें विशेषण है, तेज, विदेशी कार बहुत तेज भागती है, तो तेज जो है विशेषण है। और उस विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत शब्द, ठीक है। बहुत शब्द जो है देखिए विदेशी कार बहुत तेज भागती है। और ऐसे मैं बोलूं दोस्तों, अगला मैं अगर एक सेंटेंस और बोलूं कि भारत का जो एक गेंदबाज है उमरान मलिक बहुत तेज बॉलिंग करता है, तो बहुत शब्द जो है विशेषण को और ज्यादा बल दे रहा है, और ज्यादा विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आपकी विशेषण की विशेषता बताई जाएगी उस वाक्य में होगा प्रविशेषण, ठीक है। बाकी वाक्यों में देखो, देखिए तुम्हारे पास लाल रेशमी साड़ी है, लाल और रेशमी दोनों दोस्तों यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, ठीक है, तो काले और लंबे जो हो जाएगा दोनों विशेषण है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए लाल लाल आंखें डरावनी लगती हैं, तो लाल लाल जो हो जाएगा इसमें विशेषण हो जाएगा। केवल एक ऐसा सेंटेंस है डी वाला जिसमें प्रविशेषण का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए कहीं पे भी हम देखते हैं ना दोस्तों कि विशेषण को और ज्यादा इंप्रूवमेंट जो कर रहा है शब्द, वही क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा, इस चीज का ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, संरचना का सही पर्यायवाची चुनिए। तो जो संरचना शब्द है दोस्तों इसका सही पर्यायवाची बताना है आपने। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनाना, ठीक है। और संरचना का जो हो जाएगा पर्यायवाची इसमें जो स्ट्रक्चर से रिलेट करता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संरचना का पर्याय हो जाएगा विरचित, ठीक है, विरचित भी संरचना का ही पर्याय होता है। चलिए अगला और आगे भैया एक लोकोक्ति और आ गई, नाक लागण लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, नाक लागण लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों जब भी आप जाएंगे, खासकर आप उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में जाते हैं, जब हम उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में देखते हैं धनपुरिया बोली, ठीक है, और भी बोलियां आती है इसमें, तो वहां पर खासकर ये नाक लागण जो शब्द है बहुत फेमस है। तो वहां पर आपस में बोला जाता है कि आपने ऐसा मुंह क्यों अपना रहे, आपने ऐसा मुंह लगाया सुबह से, आप किस बात के लिए नाक लगाया आपका, ठीक है। तो ये बोलते हैं नाक लागने का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। नाक फुलाना बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, वही चीज मान लो। नाक लागने का मतलब है नाक फुलाना, ठीक है। नाक फुलाना का हिंदी मुहावरे का अर्थ पूछो तो क्या होता है? नाराज होना होता है। बोलते हैं ना मैंने उसको कुछ बोला उसने नाक फुला लिया, मुंह फुला लिया, बोलते हैं नाक फुला ली बोलते हैं, तो ये हमारा होता है नाराज होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका।
जो पूछने के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बाकी देखिए नाक लागण जो मुहावरा है, ये कई बार हमारे जो कॉमेडियन है उत्तराखंड के कुमाऊं के ही पवन पाठक जी, उन्होंने यूज किया है इस शब्द को कई बार। अगर आप लोग कॉमेडी पवन पहाड़ी को देखते हैं तो वहां पे उन्होंने कई बार बोला होगा नाक लागण, ठीक है। रास्ते पे किला है तेरे नाक लागण बोलते हैं कि सुबह से तेरा नाक मूड ऑफ क्यों है भाई, क्यों मुंह बनाया है। जो पूछने के योग्य हो, तो जो पूछने के योग्य होता है दोस्तों उसको कहा जाता है आपका प्रश्नव्य, ठीक है। पूछने के योग्य जो हो प्रश्नव्य, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का चंपू काव्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का चंपू काव्य है? निम्न में से चंपू काव्य कौन सा है जयशंकर प्रसाद जी का? तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन सी, जिनका भी उत्तर है ऑप्शन सी, उर्वशी। उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद जी का चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है भैया? चंपू काव्य वह काव्य होता है मित्रों जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है। गद्य और पद्य दोनों में जिस साहित्य की रचना होती है उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। उर्वशी जो रचना है इनका चंपू काव्य है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। तो हाँ भाई, रामधारी सिंह दिनकर ने भी रचना किया। उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है, उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। लेकिन दिनकर जी हमारे यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उर्वशी रचना पूछी जाएगी तो कंफ्यूज मत होना। और दिनकर अगर ऑप्शन में देता भी है तो हम उस पर प्रत्यावेदन कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कामायनी जो है दोस्तों एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य दोस्तों जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस रचना है। कामायनी महाकाव्य दोस्तों इन्होंने लिखा है किस भाषा में? खड़ी बोली में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कामायनी महाकाव्य की भाषा क्या है, तो ये खड़ी बोली में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया टेस्ट का। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। यानी कि देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर एक कनक का मतलब है भैया सोना, और एक कनक का मतलब हो जाता है यहाँ पर आपका धतूरा। धतूरा ना, जिससे नशा होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, वाह खाए बोराई जग या पाए चोरा। यानी कि अगर आदमी को सोना मिल जाए अचानक से रास्ते में तो बहुत ज्यादा सोना मिलने की इतना पागल हो जाएगा खुशी में कि खुशी इतनी ज्यादा होगी कि पागल हो जाएगा। और ऐसे ही वो कनक भी खा ले, धतूरा खा ले, तो उससे भी वो बोरा जाएगा, यानी कि पागल हो जाएगा। यानी कि दोनों कनक अच्छे नहीं है, ठीक है। और ये पंक्तियां हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। इनमें से किसी की भी ये रचना नहीं है। ये जो हमारी रचना है दोस्तों ये यमक अलंकार का एक उदाहरण है। और ये पंक्तियां लिखी थी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराई जग वाह पाए बोराई। ये बिहारी जो हमारे कवि हुए बिहारी, जो कि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में नहीं है, उनकी रचना है, ठीक है। ये उनकी पंक्तियां हैं। हालांकि क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ फेमस ऐसी पंक्तियां होती दोस्तों जो हिंदी भाषा के इतिहास में भी ली जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो उसमें भी दोस्तों हम कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे इनको लेते हैं। वैसे हमने देखिए यमक अलंकार में एग्जाम्पल के तौर पे इन पंक्तियों को लिया हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं डी अगर दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए बिहारी की है। कभी कभी क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे इसमें कबीरदास ऑप्शन में तो बहुत लोगों ने कबीर आंसर कर दिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बिहारी कवि की ये रचना है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट आज भाग 135। आई होप आपने काफी अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आज ठीक ठाक थे, तो ठीक है। 15 प्लस स्कोर भी अगर आपने किया तो बहुत अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। बाकी दोस्तों अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, खूब मेहनत करो। और अभी भी काफी टाइम है एग्जाम में। अभी देखिए आज वन दरोगा का जो ये नोटिफिकेशन आया है, अब चांसेस हैं कि देखिए वैसे तो एग्जाम मेरे को लग नहीं रहा कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि वन दरोगा तो फिजिकल एग्जाम होना था, जबकि वीडियो वाला तो पेपर होना है। उसमें आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जो है वहां पे उन्हीं की ड्यूटी वहां पे लग सकती है। तो एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है अभी। नेक्स्ट अगर यूके ट्रिपल एस का कोई आयोग से संवाद वगैरह आता है नहीं आता है देखने वाली बात है। आप 9 जुलाई को ही डेट मान के अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। इसके अलावा ध्यान ना भटकाए, 9 जुलाई ही आपकी डेट होगी, ऐसा मान के आपको क्या करना है, तैयारी करते रहनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम आप स्किप ना करें। टाइम बहुत जरूरी है भैया, टाइम को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, इस चीज का ध्यान दें आपको, ठीक है। बाकी ये मॉक टेस्ट अभी भी दोस्तों आप लोग ले सकते हैं और मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में देखिए दोस्तों आपको इस बार वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, ताकि जैसे मॉक टेस्ट लगाए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह है, तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। वीडियो सॉल्यूशन में दोस्तों जो चैट बॉक्स में हमने क्वेश्चन किसी को डाउट है तो उसको ज्यादा डिटेल में दिया होगा। बाकी लगभग आंसर बताए जाते हैं। और इतना आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारी मेहनत अगर मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे?
तो हमने वैसे ही देखिए रीजनेबल प्राइस में कोर्स है दोस्तों। पिछली बार 500 रुपए का था वीडियो का आपका, खाली प्रैक्टिस सेट थे उसमें। इस बार आपके मॉक टेस्ट भी है, प्रैक्टिस सेट्स भी है और वीडियो सॉल्यूशन भी है। बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है और पेपर का स्टैंडर्ड आप लोग जानते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल कि बहुत हमारा बेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वी आर द ओनली बेस्ट, बट मैं ये बोलूंगा कि हमारे जो पेपर, जो हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होते हैं यूके ट्रिपल एस के पैटर्न पे होते हैं और कहीं ना कहीं वो बेस्ट है मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओनली आई एम द बेस्ट, ओनली आई एम द बेस्ट, ये जो होता है दोस्तों ये हमारा धारणा कभी नहीं रही है। बट हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर गुणवत्ता वाले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दे पाए और उसी तर्ज पे हम दे रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे जिनने इनरोल किया है, ठीक है। बाकी यार दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा सेशन में और सेशन ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो या कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, थोड़ा आप लोग यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बहुत से लोग, 40-50% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी वीडियो देखते हैं। तो भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो भैया, जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।